मेरा नाम रुचि बिंदल है और मैंने इस साल CSE 2019 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 39 सिक्योर किया है। मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में आपके साथ में मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 5th अटैम्प्ट था, जिसमें इनिशियली 3 अटैम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा था और 4th अटैम्प्ट में मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था और 5th अटैम्प्ट में मेरे तीनों स्टेजेस क्लियर हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने क्या गलतियाँ करी इनिशियली 3 स्टेजेस में और क्या सही करा 4th और 5th अटैम्प्ट में, जिससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो पाया। तो फर्स्टली मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी कि मैंने स्टैटिक और करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या सोर्सेज रेफ़र करे, और सेकेंडली कि मैंने उन सोर्सेज को पढ़कर किस तरीके से प्रैक्टिस और मॉक पेपर्स सॉल्व करे। तो इस एग्ज़ाम के लिए मेरे लिए दोनों चीज़ें काम आई, पढ़ना और प्रैक्टिस करना। तो कमिंग टू द सोर्सेज, पहले मैं आपको स्टैटिक के सोर्सेज बता देती हूँ। स्टैटिक में जनरली देयर 7 सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स में। फर्स्टली पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक बहुत अच्छे से पढ़ी थी। एक चैप्टर मैंने लक्ष्मीकांत का पढ़ा था। लास्ट के चैप्टर्स भी मैं एडवाइस करूँगी कि आप ना छोड़ कर जाएँ। उसके साथ में मैंने बेयर एक्ट पढ़ा था। बेयर एक्ट से मैं जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज़ में थे, मैं उन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़कर जाती थी और छोटे छोटे डिफरेंसेस निकालती थी कि क्या क्या डिफरेंसेस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकंड, हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम को रेफ़र किया और एंशंट और मिडीवल के लिए मैंने बहुत कम पढ़ा, लेकिन मैंने तमिलनाडु की 11th और 12th बुक्स को पढ़ा था। वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स हैं। उसमें आपके काफ़ी आर्ट एंड कल्चर के भी पोर्शंस कवर हो जाते हैं और थोड़े लिटरेचर के भी कवर हो जाते हैं। तो वो बहुत एक अच्छा सोर्स हो गया था एंशंट और मिडीवल के लिए। थर्डली, एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की बुक को पढ़ा था और इसके साथ में मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था एनवायरनमेंट के, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में फ्रॉम द सेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फोर्थ है इकोनॉमिक्स में मैंने बेसिक्स मेरा 11th और 12th में कवर हो गया था, लेकिन जो करंट अफेयर्स थे या फिर जो भी करंट हैपनिंग्स थी वो मैंने इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट से पढ़ा था। इकोनॉमिक सर्वे को भी पढ़ने का एक अलग तरीका होता है जो मैंने बहुत लेट समझा, जिसमें ये होता है कि आप हर एक टर्म को जो कि सर्वे में मेंशन्ड है, जैसे कैश रिज़र्व रेशियो, फॉरेक्स रिजर्व्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब वर्ड्स की आप डेफिनेशंस याद कर लीजिए और देख लीजिए कि इसके अराउंड कोई करंट अफेयर्स बेस्ड है या नहीं है। तो इससे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और बजट के लिए भी बजट में दी हुई सारी स्कीम्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उनकी मिनिस्ट्री, उनके बेनिफिशरीज, उनका मेन पर्पस, तो उससे इकोनॉमिक्स कवर हो गया था। इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करी थी नितिन सिंघानिया सर की बुक को, जिसमें मेजर चैप्टर्स मैंने पढ़े थे। बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने रिवर्स लर्निंग करी थी, जिसमें मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स सॉल्व करे और टेस्ट पेपर्स में से याद करा कि कौन कौन से टर्म्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। लास्टली आई थिंक साइंस एंड टेक मेजरली करंट बेस्ड होता है, लेकिन कई टॉपिक्स होते हैं जो स्टैटिक से भी आते हैं, जैसे मिसाइल और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी मिसाइल्स इंडिया के पास में है, या फिर इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इन स्टैटिक्स के साथ साथ में मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान दिया था साइंस एंड टेक का, जिससे सारा कवर हो चुका था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Coming to the second part of prelims, which is current affairs. For current affairs, I only refer to 4 sources. It can be different for everyone. I would not suggest follow my strategy blindly. लेकिन जो आपके लिए काम करता है वो आप उसे फॉलो करें, और अगर ये काम करता है तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए, वो था इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें एक्सप्लेन्ड सेक्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है, तो उससे काफ़ी कुछ कवर हो जाता है टॉपिक। सेकेंडली मैंने मंथली कंपाइलेशंस विजन IAS की पढ़ी थी। उसके साथ में ही मैंने ईयरली कंपाइलेशंस भी पढ़ी थी विजन IAS की, जो कि PT 365 के नाम से जानी जाती है।
उसके साथ में इनसाइट्स के जो डेली क्विज कंपाइलेशंस आते हैं मंथली, मैंने उनको भी सॉल्व किया था, जिससे मेरा करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाता था और मुझे करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता था। तो ये मेजर मेरी करंट की स्ट्रैटेजी रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेपर सॉल्व करना मैंने कैसे सीखा। मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, आई थिंक पेपर सॉल्व करना भी एक आर्ट है जिसकी स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसकी स्ट्रैटेजी सबके लिए अलग अलग होती है। लेकिन मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं और उन क्वेश्चंस को पहले करूं जिनमें मैं 100% श्योर हूं। वो क्वेश्चंस पहले करने के बाद में मैं उन क्वेश्चंस पे जाती थी जिनमें मुझे 2 या 3 स्टेटमेंट्स का पूरा श्योर होता था कि मुझे पता है। उनको मैं सेकंड राउंड में सॉल्व करती थी और थर्ड राउंड में मैं उन्हें सॉल्व करती थी जिनमें मुझे शायद एक स्टेटमेंट या फिर मुझे लगता है कि मैं शायद इसका आंसर जानती होंगी, तो मैं उन्हें सॉल्व करती थी। इन 3 स्टेजेस में मैं सॉल्व करती थी मेरा पेपर, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस रहता था कि मुझे कई क्वेश्चंस आते हैं और कई क्वेश्चंस में मैंने रैशनली एलिमिनेट करके करा है सॉल्व। तो ये मैंने टेस्ट पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी मेरी बनाई थी। जनरली आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 3 मेजर टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करी थी प्रीलिम्स की, विजन IAS की, नेक्स्ट IAS की और बाजीराम की। तो इन 3 टेस्ट सीरीज़ को मैंने पूरा अच्छे से सॉल्व किया था और मैं हर दिन डेली 9 to 11 सॉल्व करती थी, ताकि मेरा दिमाग प्रीलिम्स मोड्स में ही काम करे। 9 to 11 ही मैं मेरा पेपर सॉल्व करती थी और उसी पूरे बैकग्राउंड और पूरे एटमॉस्फेयर में करती थी जिस हिसाब से प्रीलिम्स होता है, विथ नो डिस्ट्रैक्शंस एंड सॉल्विंग इट इन 3 levels. So I think with the basic sources and the right question papers, prelims can be cracked easily. That is all for my prelims strategy. ये हमने बात करी prelims की। अब हम बात करते हैं मेन स्टेज की। मेरा मेन स्टेज 4th अटैम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ था, वो मेरा फर्स्ट मेंस था। उसमें मेरी कई गलतियाँ रही थी, जैसे कि मैंने बहुत सारे सोर्सेज को रेफ़र करने की कोशिश करी और मैंने बहुत कम राइटिंग प्रैक्टिस करी। इन 2 गलतियों को मैंने मेरे 5th अटैम्प्ट के मेंस में सॉल्व करने की कोशिश करी। मेंस के लिए मेरी बुक लिस्ट बहुत ही डाइवर्स रही है। GS 1 के लिए, हिस्ट्री के लिए मैंने, जैसा कि बताया, प्रीलिम्स के लिए मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री मैंने गूगल से पढ़ा था, और फिर कोई भी इवेंट जैसे अगर न्यूज़ में है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बहुत अच्छे से पढ़ा था। और कोई भी इंसिडेंट जैसे कि कोमागातुमारू इंसिडेंट भी न्यूज़ में था, तो उसे भी मैंने पढ़ा था इंटरनेट के थ्रू। फिर सोसाइटी के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो मेरा उसी से कवर हो गया था। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th और 12th की NCERTs पढ़ी थी, और उसके साथ में मैंने मृणाल सर के चैनल पर रतंजलि मैम की वीडियोस हैं ज्योग्राफी की, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा था और बहुत बार रिवाइज़ किया था। और GS 1 में मैंने मेजरली ये पढ़ा था। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री भी बहुत सेलेक्टिव पढ़ा था। मैंने हर एक वर्ड जो सिलेबस में दिया हुआ है, लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो मैंने उन वर्ड्स को ही पढ़ा था और उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। GS 2 मेरा मेजरली करंट बेस्ड मैंने पढ़ा था, जिसमें मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ी थी, गवर्नेंस मैंने इंटरनेट के थ्रू पढ़ा था, और IR मैंने ईयरली कंपाइलेशंस या फिर करंट अफेयर्स के बेसिस पे पढ़ा था। GS 3 में मेरा सर्वे बहुत अच्छे से करा था GS 3 के लिए, और उसके साथ में बजट किया था। फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर एग्रीकल्चर मैंने इंटरनेट से नोट्स बनाए थे। मैं हर एक सब्जेक्ट का एक सब टॉपिक इंटरनेट पे टाइप करती थी, और उससे बेसिस पे मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, मैं उनसे मेरे नोट्स बनाकर मैं उन्हें ही रिवाइज़ करती थी। एनवायरनमेंट के लिए भी मेरा करंट अफेयर्स बेस्ड था, और जो भी मेजर टॉपिक्स सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे कि पोल्यूशन, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब को मैं प्रिपेयर करती थी अच्छे से। वो भी इंटरनेट के सोर्सेस से, या फिर ईयरली कंपाइलेशन से, या फिर न्यूज़पेपर्स से।
फिर साइंस एंड टेक पार्ट GS3 का, वो लाइक प्रीलिम्स इट वाज मेजरली करंट अफेयर्स एंड आई ओनली रिलाइड ऑन करंट अफेयर्स फॉर साइंस एंड टेक. फॉर कमिंग टू द एथिक्स पार्ट, GS4 में मैंने हर एक वर्ड जो सिलेबस में दिया हुआ था उसकी अपनी डेफिनेशन बना ली थी. करप्शन की डेफिनेशन, पब्लिक सर्विस की डेफिनेशन, हर एक लेटर, हर एक वर्ड की डेफिनेशन बनाई और उसके साथ में एक पर्सनल एग्जाम्पल लिख लिया था कि मेरे को मेरा पर्सनल लाइफ से क्या रिलेट कर पा रही हूँ मैं उस सिलेबस से. तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था. और इसके अलावा मैंने केस स्टडीज़ के लिए बहुत सारी केस स्टडीज़ सॉल्व करी थी और मैं उन केस स्टडीज़ को मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ में डिस्कस करती थी. तो उससे मुझे हमेशा कोई नया व्यू पॉइंट मिलता था कि वो किस तरह से सोचते हैं उस केस स्टडी के बारे में. तो ये ब्रॉडली मेरी GS4 की स्ट्रैटेजी थी. ऐसे के लिए मैंने कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं करी थी. मैंने बस ये सोचा था कि मेरे पास मटेरियल सारा है ऐसे के लिए जो मैंने GS के थ्रू इकट्ठा किया है. उसके अलावा मुझे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे थे कि किस में कौन कौन से टॉपिक्स बहुत रेपिटेटिव है. तो हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर था और ऐसे ही काफ़ी और भी टॉपिक्स थे जो UPSC बहुत फ्रीक्वेंटली पूछती है. तो मैंने उन टॉपिक्स के लिए ब्रॉड मटेरियल तैयार कर लिया था और एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था कि कैसे हर ऐसे को स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है और कितने डायमेंशंस को कवर करना है. तो वो ब्रॉड फ्रेमवर्क बना लिया था ऐसे के लिए. दिस इज़ माई मेजर मेन स्ट्रैटेजी. उसी के साथ में प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंस. I wrote a lot of test papers in mains, be it for GS, ethics, essay or optional. For GS, I wrote लुकमान IAS के टेस्ट पेपर्स. मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स लिखे थे लुकमान IAS के. और एथिक्स के लिए भी मैंने 8 to 9 टेस्ट पेपर्स लिखे थे सिर्फ एथिक्स के लिए. वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहे थे क्योंकि मेरी केस स्टडीज़ बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाई थी उन टेस्ट पेपर्स की वजह से. ऐसे के लिए मैंने विकास रंजन सर की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी जहाँ पर मैंने 6 एसेज लिखे थे बिफोर राइटिंग द मेन एसे ऑन द मेंस डे. तो वो उनका फीडबैक भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि किस तरीके से आपको अपना एसे को फ्रेम करना है. इसीलिए मैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखें. हर एक सोर्स को कवर करने की कोशिश ना करें. उसके साथ में करंट अफेयर्स का बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें और प्रैक्टिस करना ना भूलें. प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स लिखें और मेंस के लिए भी बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए. तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है. ये मेरी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी थी. अब हम बात करते हैं इंटरव्यू स्टेज की. इंटरव्यू स्टेज बहुत ही फ़न और एक्साइटिंग होता है. मेरे लिए तो बहुत फ़न और एक्साइटिंग था. अपार्ट फ्रॉम द पैंडमिक पोस्टपोनमेंट ऑफ माई इंटरव्यू, एवरीथिंग वॉज वेरी एक्साइटिंग. तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आप अपना डैफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें. हर एक चीज़ जो डैफ में मेंशन है उसे अच्छे से प्रिपेयर करें. मैंने भी हर एक चीज़ प्रिपेयर करी थी डैफ की. जैसे कि पिन कोड मेंशन किया जाता है डैफ में, तो मैंने पिन कोड भी प्रिपेयर किया था कि कैसे पिन कोड जनरेट किया जाता है इंडिया में. तो इस तरीके की आप डैफ की प्रैक्टिस करें, प्रिपेयर करें और उसके साथ में जो भी करंट में चल रहा है उनके बारे में बहुत अच्छे से अपनी ओपिनियन फ्रेम करें. इंटरव्यू के लिए मैंने 3 न्यूज़पेपर्स पढ़े थे, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट और टाइम्स ऑफ इंडिया. इन 3 न्यूज़पेपर्स से मैं एक न्यूज़ की सारी ओपिनियन देख लेती थी और फिर एट द एंड ऑफ द डे आई फ्रेम्ड माई ओन ओपिनियन. सो यही आप करें करंट अफेयर्स के लिए कि हर एक चीज़ का ध्यान रखें कि क्या हो रहा है देश में और इंटरनेशनल लेवल पे भी, और उस पर अपना ओपिनियन फ्रेम करें. इसके लिए भी मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे जिससे मुझे मेरी कमियां पता चली थी और मैंने उनको डील करते हुए फिर मेन इंटरव्यू में मैं गई थी. प्रीलिम्स और मेंस से अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए. इंटरव्यू में आपको बहुत ही ओपिनिएटेड होना चाहिए और बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना चाहिए. तो उस बैलेंस्ड अप्रोच के लिए आप हर साइड की स्टोरी सुने एक टॉपिक के लिए और फिर अपना ओपिनियन फ्रेम करें. तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू में. तो ये मेरी एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की. मैं ये लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि अभी मेरे मेंस के मार्क्स आउट नहीं हुए हैं, तो स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से मोल्ड भी किया जा सकता है मेरे मेंस के स्कोर के बेसिस पे. और हर एक जने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ही डिफरेंट काम करती है.
तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी स्ट्रैटेजी से वही उठाएं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे और जो आपके लिए काम करे। थैंक यू सो मच।